Hello everyone, my name is Rakshit Sharma and welcome to J&K Competitive Channel. I hope everyone's doing okay. आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इकोनॉमिक पोर्शन ऑफ द JKSSB एग्जाम जो लेने वाली है कौन सा अकाउंट असिस्टेंट जो एग्जाम जो आने वाला है। और इकोनॉमिक पोर्शन से हमने सबसे पहला टॉपिक उठाया कौन सा वाला, मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी एक बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल पार्ट है। ये एक टॉपिक जो है कंसेप्ट से भरा पड़ा है। अगर आपको एक बार कंसेप्ट समझ आ गए उसके बाद में आपके लिए कुछ मुश्किल नहीं होगा। जैसे कंसेप्ट पे आपका पूरा का पूरा क्या निकल जाना है, टॉपिक निकल जाना है। जैसे क्वेश्चन भी हर बार आते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मॉनेटरी पॉलिसी पता होना चाहिए होती क्या है, डेफिनेशन क्या है। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ अ कंट्री कंट्रोल्स द सप्लाई ऑफ द मनी, often targeting an inflation rate to ensure price stability and general trust in the currency। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मॉनेटरी पॉलिसी किसके अंडर आती है, इसको कंट्रोल कौन करता है, इसको चलाता कौन है, और वो कौन है, सेंट्रल कंट्री का जो सेंट्रल बैंक होता है। और हमारे केस में हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक कौन सा है, आरबीआई। तो ये क्वेश्चन आपसे सबसे पहले पूछ सकते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी किसके अंडर आती है, कौन चलाता कौन है, वो किसके अंडर आती है, वो सेंट्रल बैंक के अंदर। वो आपको सेंट्रल बैंक भी लिख सकते हैं या फिर आपको आरबीआई भी लिख सकते हैं, ठीक है। और वो क्या करता है, सप्लाई को, मनी की जो सप्लाई है इकोनॉमी में उसको कंट्रोल करता है। उसको कभी बढ़ा देता है कभी कम कर देता है अपने हिसाब से। अब बढ़ाने और कम करने की जरूरत क्यों पड़ती है, उसके दो ही रीजन होते हैं। एक रीजन क्या हो गया, डेवलपमेंट, और सेकंड क्या हो गया, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। अब देखो जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी ना 2016 के बाद 2016 के बाद क्या हो गया कि हम ना ज्यादा डेवलपमेंट पे फोकस नहीं कर रहे। हम ज्यादा फोकस किस में कर रहे हैं, हमारी मॉनेटरी पॉलिसी फोकस कर रही है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में। हमने एक विंडो रखी है, विंडो क्या है, 4 ± 2, ठीक है। सबसे आइडियल हमारे लिए 4 है, पर हम इससे 2 ऊपर चली भी जाए और 2 नीचे भी चली जाए, मतलब 2 तक भी पहुंच जाए, ठीक है, तब तक भी ठीक चलता है। और 6 तक भी पहुंच जाए तब तक वो ठीक चलता है। बट हमारी आइडियल कंडीशन क्या आती है, अगर 4 तक रहे तो सबसे अच्छी बात है। और इस इन्फ्लेशन को हम कंट्रोल करता है कौन, आरबीआई। अब आई होप कि आपको इन्फ्लेशन के बारे में पता ही होगा। इन्फ्लेशन क्या होता है कि जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कोई भी कमोडिटी है, कोई भी चीज है, उसका प्राइस क्या होता है, इंक्रीज हो रहा है, जनरल इंक्रीज इन प्राइस। क्योंकि जो 5 साल पहले हमें चीज जिसका प्राइस मिल रहा था, अगर चाय का कप हमें 6 रुपए का मिल रहा था तो आज वही 10 रुपए का मिल रहा है। तो इन्फ्लेशन हो रही है, उसका प्राइस बढ़ रहा है। उसे हम सिंपल से क्या बोलते हैं, जब चीजों का प्राइस इंक्रीज होता है हम उसे कहते हैं इन्फ्लेशन। अब हम डेवलपमेंट में उतना ज्यादा टारगेट नहीं करते, हम किस में टारगेट करते हैं, इन्फ्लेशन कंट्रोल पे। क्यों, क्योंकि सेंट्रल अथॉरिटी को पता है, सेंट्रल बैंक को पता है कि अगर हमने सिर्फ इन्फ्लेशन कंट्रोल में रखी, डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली होती जाएगी, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि सेंट्रल बैंक का क्या काम है, उसका इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है। मॉनेटरी पॉलिसी का क्या काम है, इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है। अब दो टाइप की मॉनेटरी पॉलिसी होती है, कौन कौन सी, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी और कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का अगर नाम से ही पता चल रहा है, हम एक्सपैंड करने की बात कर रहे हैं, हम अपनी इकोनॉमी को एक्सपैंड करने की बात कर रहे हैं, मनी सप्लाई को एक्सपैंड करने की बात कर रहे हैं। इंक्रीज इन द टोटल सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। जब हम मनी सप्लाई को इंक्रीज कर देते हैं इकोनॉमी में, तब उसे क्या कहते हैं, हम एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। और जब हम मनी सप्लाई को डिक्रीज कर देते हैं, कम कर देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। आज आपको इस बात का भी आंसर मिलने वाला है कि जो हम बचपन में बोलते नहीं थे कि जब हमारी कंट्री में आरबीआई के पास इतनी पावर है, वो करेंसी को छाप सकता है, तो फिर वो क्यों नहीं इतना ज्यादा पैसा छाप देता और सभी गरीबों को पैसे क्यों नहीं दे देते ताकि वो सब अमीर हो जाएं। क्योंकि आज आपको पता चलेगा कि अगर ऐसा हमने कर दिया तो कंट्री में ब्लंडर आ जाएगा, पूरी की पूरी इकोनॉमी हमारी खत्म हो जाएगी, गिर जाएगी, रातों रात गिर जाएगी। हम इतना ज्यादा पैसा क्या करते हैं, छापना शुरू कर दें। तो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी में होता है क्या, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी में होता है कि हम क्या कर देते हैं, मनी सप्लाई को इंक्रीज कर देते हैं। अब मनी सप्लाई हम इंक्रीज क्यों करते हैं, अब हम देख रहे हैं क्या कि आपने कोरोना के टाइम देखा होगा कि हमारी यहाँ पे डिमांड नहीं बढ़ रही थी। आपने यहाँ पे देखा होगा कि लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा आ रही है। तब क्या हो गया कि लोग ज्यादा पैसा खर्चते नहीं है। जब लोग ज्यादा पैसा खर्च नहीं रहे, जब अनएम्प्लॉयमेंट आ रही है, हमारी जो इकोनॉमी है वो रिसेशन की तरफ जा रही है। रिसेशन क्या हो गया कि वो तो खत्म होने वाली है, एक तरीके से हम क्या मान लेते हैं। अगर हमारे पिछले साल हम क्या कमा रहे थे, कितने कमा रहे थे, 100 रुपीज कमा रहे थे, और आज हम 100 भी नहीं कमा पा रहे, हम 98 के आसपास पहुंच गए, 96 के आसपास पहुंच गए। इसका मतलब क्या है कि इकोनॉमी में डिक्रीज आ रहा है। इकोनॉमी में जबकि इंक्रीज आना चाहिए, वो सबसे बेस्ट चीज होती है। तब हम क्या करते हैं, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी लाते हैं। तो आरबीआई क्या करता है, आरबीआई कुछ ऐसे स्टेप लेता है जिससे वो क्या करता है, मनी की सप्लाई को इंक्रीज कर देता है, कहाँ पे, इकोनॉमी में। लाइक वो क्या कर देगा,
बैंक रेट कम कर देगा। ठीक है, वो आगे हम पढ़ेंगे उसके बारे में कि वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा, उसके टूल्स कौन कौन से होते हैं। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि जब हम एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी लाते हैं तो उस टाइम हम इन्फ्लेशन पे ध्यान नहीं देते। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन है ही नहीं, इन्फ्लेशन बिल्कुल कम है। क्यों? क्योंकि हमारी ऑलरेडी जो इकोनॉमी है वो डिप्रेशन में जाने वाली है। ठीक है, तो तभी हम क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा मनी को सप्लाई करते हैं मार्केट में। उससे क्या हम क्या कहते हैं, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। उस टाइम हम इन्फ्लेशन के बारे में नहीं सोचते क्योंकि इन्फ्लेशन ऑलरेडी कंट्रोल में है। बट कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी क्या है कि जब मनी सप्लाई बहुत ज्यादा है इकोनॉमी में, जब इकोनॉमी में इतनी ज्यादा मनी सप्लाई है कि किसी भी चीज का प्राइस क्या हो रहा है, ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि जब भी ना मनी सप्लाई इंक्रीज होगी ना इकोनॉमी में, मान लेते हैं क्या, एक मोबाइल मतलब 5 मोबाइल है कहाँ पे, एक दुकान में, और उसका प्राइस कितना है, एक मोबाइल का 100। अब मनी सप्लाई में इतनी ज्यादा है मार्केट में कि एट लीस्ट 15 लोगों के पास क्या है, 100 रुपीज से ज्यादा पैसे हैं ये मोबाइल खरीदने के लिए। ठीक है, अब क्या हुआ, ये 15 आदमी जाएंगे बोलेंगे हमने मोबाइल खरीदना है। जब ये मोबाइल खरीदने के तो क्या हुआ, इस दुकानदार ने बोला कि मेरे पास तो सिर्फ 5 हैं। अब दुकानदार बोलेगा तो मेरे तो कमाने का टाइम है, अगर 15 लोग लेने हैं तो मैं प्राइस इंक्रीज कर सकता हूँ। अब ये क्या कर देगा, इसका प्राइस 100 की जगह 120 कर देगा, बिना मतलब, कुछ नहीं हुआ। मोबाइल भी सेम का सेम है, फीचर चेंज नहीं हुए, ऐसा भी नहीं कि फीचर इंक्रीज होगी, कुछ भी नहीं हुआ। उसने ऑटोमेटिकली 20% हाइक कर दिया उसका प्राइस का। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि 15 लोगों डिमांड है, और इन 15 में से कम 5 लोग तो ऐसे होंगे ही होंगे जो 120 का खरीद लेंगे। तो ये एक्स्ट्रा मनी, जो मनी सप्लाई आ गई है ना, अब इसको क्या करेंगे हम, तो हमें सक आउट करना है इस मनी को। तो उस टाइम आरबीआई क्या करती है कि फालतू में बिना मतलब किसी चीज का प्राइस इंक्रीज ना हो जाए, इतनी ज्यादा इन्फ्लेशन ना हो जाए, इसी कारण वो क्या करती है, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी चलाती है कि मनी की सप्लाई को क्या किया जाए, डिक्रीज किया जाए, कम किया जाए। देखो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होता है, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी इंक्रीजेस दी मनी सप्लाई इन दी ऑर्डर टू लोअर दी अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, बूस्ट प्राइवेट सेक्टर बोरोइंग एंड कंज्यूमर स्पेंडिंग एंड स्टिमुलेट इकोनॉमिक ग्रोथ। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी तब पॉलिसी है जब आपकी बहुत ज्यादा कम एम्प्लॉयमेंट है, लोगों को काम नहीं मिल रहा है, तभी आरबीआई क्या करेगी, ज्यादा से ज्यादा पैसा मार्केट में लाने की कोशिश करेगी। जितना ज्यादा पैसा आएगा उतना ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, जितनी ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी उतनी ज्यादा क्या होगी, इकोनॉमी वापस अपने पाँव पे आ जाएगी, उससे बूस्ट हो गया। ऑब्वियस सी बात है कि जब रेट्स कम करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट अपने टूल्स यूज करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी में, आरबीआई अपना रेट कम कर देंगे। ठीक है, सीआरआर कम कर देंगे, एसएलआर कम कर देंगे, आगे हम पढ़ेंगे ये होते क्या। उससे क्या होगा, जब प्राइवेट सेक्टर को लगेगा कि हाँ मुझे लोन लेने में फायदा है, तो वो भी क्या करेगा, वो भी ज्यादा बोरोइंग करेगा, तो प्राइवेट सेक्टर की बोरोइंग बढ़ेगी। एंड कंज्यूमर स्पेंडिंग, ऑब्वियसली बात है जब लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलना शुरू होगा, जब क्योंकि अब एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी हो रही है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलना शुरू हो गया, तो कंज्यूमर स्पेंड भी तो करेगा। एंड स्टिमुलेट इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया, हो जाएगी, स्टिमुलेट मिल जाएगा। इट इज ऑफन रेफर्ड एज इजी मॉनेटरी पॉलिसी। इजी क्यों है, क्योंकि हम एक्सपैंड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कि ज्यादा से ज्यादा मनी को सप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, कहाँ पे, इकोनॉमी में। This is mainly done by keeping interest rate low to encourage borrowing for the companies, individual and the banks. सिंपल सी बात कही जाती है। आरबीआई क्या करता है, बैंक्स को पैसे प्रोवाइड करता है। अब आरबीआई क्या करेगा, अगर वो पहले 6% में क्या कर रहा था, बैंक को अगर प्रोवाइड कर रहा था मनी, और बैंक ऑब्वियसली बात है कि 6 से ज्यादा ही देगी, कम से कम 8% में जाके लोगों को देगी। अब आरबीआई ने इसी को स्लैश करके 4% में बैंकों को क्या कर रही है, पैसा प्रोवाइड कर रही है, तो बैंक भी इस 8% से स्लैश करके कम से कम 6% में देंगे। अब जितना कम इंटरेस्ट रेट पे लोन मिलेगा आपको, आप उतना ज्यादा क्या करोगे, लोन उठाने की कोशिश करोगे। आप जितना ज्यादा लोन उठाने की कोशिश करोगे, आप उतना ज्यादा बिजनेस बढ़ाओगे। अब आप जब बिजनेस बढ़ाओगे तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट दोगे। अब जब लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी तो लोगों के पास एक सोर्स ऑफ इनकम आएगा। जब लोगों के पास सोर्स ऑफ इनकम आएगा तो वो क्या करेंगे, वही उनको पैसे मिलेंगे, और वो पैसा किसी ना किसी जगह जगह जाके खर्चेंगे। और जब जहाँ पे लोग जाके पैसा खर्चेंगे, वहां पे क्या करेंगे, दूसरे लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे। अब जो आगे लोग उनसे पैसा ले रहे हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिली है, अब उनके भी कुछ खर्चे होंगे, उनके भी कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगी, तो वो भी किसी ना आगे जाके क्या करेंगे, खर्चा करेंगे। ऐसे क्या होगा, इकोनॉमी बढ़नी शुरू हो जाएगी। उसे हम क्या कहते हैं, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। और उसी का अपोजिट क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। इसमें हम क्या करते हैं कि ऑलरेडी इसमें क्या है, बहुत ज्यादा पैसा आ चुका है। वही मैंने जो अभी मोबाइल वाली एग्जांपल दी थी कि लोगों के पास इतना ज्यादा पैसा है कि वो फालतू में खर्च ना करना शुरू कर गए, और फालतू में प्राइस बढ़ जा रहे हैं। तो आरबीआई ने क्या किया, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी स्टार्ट की। स्लोस द रेट ऑफ ग्रोथ, वो ग्रोथ की रेट को स्लो करता है। क्यों? क्योंकि लोगों के पास खर्चने के लिए उतना पैसा नहीं रहता है इन द मनी सप्लाई, और आउटराइट डिक्रीज द मनी सप्लाई इन ऑर्डर टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए वो क्या कर देते हैं, मनी सप्लाई को कम कर देते हैं।
इट इज नेसेसरी समटाइम्स बट कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी कैन स्लो डाउन इकोनॉमिक ग्रोथ। ऑब्वियसली बात है, वो क्या कर देते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ को स्लो डाउन कर देते हैं, बिल्कुल करते हैं। लेकिन इस टाइम इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ज्यादा क्या है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। क्योंकि अगर इन्फ्लेशन ज्यादा हो गया, जैसे 15 लोग अगर मोबाइल लेने के लिए आ गए और उसका रेट ऑटोमेटिकली 120 रुपीज पहुंच गया, तो ये सिर्फ एक हम चीज के बारे में बात कर रहे हैं। कितनी ज्यादा आइटम्स होंगी जिनके ऑटोमेटिकली प्राइस इंक्रीज होंगे बिना मतलब हाइक, इतना ज्यादा प्राइस हो रहा है, तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसको आने वाली है, लोअर डाउन ट्रॉडन लोगों को, जो क्या लोअर स्टार्ट ऑफ द सोसाइटी में रहते हैं। इससे क्या होता है, इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट। ऑब्वियसली बात है कि अगर मॉनेटरी पॉलिसी क्या हो रही है, इजी नहीं हो रही है बल्कि कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, बैंक रेट इंक्रीज हो जाएंगे। जब बैंक रेट इंक्रीज जाएंगे तो आप लोन नहीं लोगे, आप बोलोगे कि इस टाइम हम लोन नहीं लेते, क्योंकि इस टाइम हमें बहुत ज्यादा क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। जब आप पैसा नहीं दोगे तो आपका बिजनेस एक्सपैंड नहीं हो पाएगा, जब बिजनेस एक्सपैंड नहीं होगा तो लोगों को इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ज्यादा नहीं मिलेंगी, जब उनको इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी तो वो जाके कहीं पैसा खर्च नहीं पाएंगे, जब वो खर्च नहीं पाएंगे तो आगे जो उनसे लोग कमाते हैं उनके लिए भी खर्चने के लिए कुछ नहीं होगा, तब उस टाइम क्या होता है, इंप्लॉयमेंट कम हो जाती है। एंड डिप्रेसेस बोरोइंग एंड स्पेंडिंग बाय कंज्यूमर्स एंड बिजनेसेस। ठीक है, द आइडिया है इज टू मेक द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी सो हाई दैट द पीपल वांट टू होल्ड एंड स्पेंड लेस। ऑब्वियसली बात है कि जैसे ही कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी आ गई तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया कि जो आरबीआई है उसने क्या किया, पहले अगर 6% दे रहा था आपको बैंक्स को ऐसा, और आगे बैंक्स क्या कर रहे थे 8% पे क्या कर रहे थे लोगों को, जो कंपनीज को दे रहे थे, बट अब ऑटोमेटिकली आरबीआई ने क्या किया 8% कर दिया। तो ऑब्वियसली बात है बैंक ने भी कुछ कमाना है तो वो 10% कर देगा, और हम भी क्या करते हैं बैंक के पास अपना पैसा जमा करा। तो हमने देखा कि देखो इस टाइम अगर हम बैंक में पैसा जमा कराते हैं तो आरबीआई उनको 8% पे दे रहा है, तो हम अगर बैंक को 7% पे दे दें और हमें 7% का इंटरेस्ट मिले तो हम कोशिश करेंगे, इस टाइम इंटरेस्ट हमें बहुत ज्यादा अच्छा मिल रहा है तो कोई बात नहीं, कार हम 2 साल बाद ही ले लेंगे, इस टाइम हम 7% इंटरेस्ट ले लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, बिना पैसा खर्चने की जगह हम क्या कर देंगे, बैंक में जमा कराना शुरू कर देंगे। इसमें क्या बोलते हैं इसको, जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है या होल्डिंग मनी को होल्ड करने की, वो ज्यादा है किससे, स्पेंड करने से ज्यादा है। ये सिंपल सी बात है। देखो मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, इजी टाइट, अभी हमने बात किया, इससे हम इजी को हम क्या भी कहते हैं, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, टाइट को हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। अब अब हम इजी एक्सपैंड कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, जितना ज्यादा पैसा मनी सप्लाई में आएगा उससे क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को फिक्स करेगा। क्यों, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग क्या कर पाएंगे, उतना ज्यादा लोग बोरोइंग कर सकते हैं, लोग अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं, और उतनी ज्यादा इकोनॉमी में क्या आएगा, पैसा। बट टाइट मॉनेटरी पॉलिसी से क्या होगा, जो बहुत ज्यादा ऑलरेडी पैसा है कहाँ पे, इकोनॉमी में, उसको हम कम कर देंगे। ठीक है, फिर क्या, टेक्स मनी आउट ऑफ द इकोनॉमी, वो क्या हो जाता है, मनी को इकोनॉमी से हम बाहर सक आउट करते हैं, आरबीआई क्या करता है, सक आउट कर देता है। इससे ज्यादा मनी होगी, इसमें कम मनी होगी, स्पेंड कर पाओगे आप। अब देखो मॉनेटरी पॉलिसी के कुछ टूल हैं, ये टूल, इन टूल्स को यूज करके आरबीआई क्या करता है, मॉनेटरी पॉलिसी चलाता है, इकोनॉमी से क्या करता है, जब मनी की सप्लाई को कम करता है, जब मनी की सप्लाई को पहले हम क्या करते हैं, रिजर्व रेशियोज के बारे में, तो क्या सीआरआर एसएलआर। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये दो तरीके ना, सीआरआर एसएलआर, बैंक रेट, रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये सब किस में आते हैं, क्वांटिटेटिव मेजर्स, क्वांटिटी, क्योंकि ये कैश की ना क्वांटिटी को बढ़ाते हैं या कम करते हैं। बट जो क्रेडिट रेशनिंग, कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल, मार्जिन रिक्वायरमेंट, मॉरल सुएशन, डायरेक्ट एक्शन, ये सब क्या है, क्वालिटेटिव, ये क्वालिटी, किस किस सेक्टर में हमें मनी की सप्लाई को इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, वो क्वालिटेटिव मेजर्स के थ्रू होता है। हम सबसे पहले क्वांटिटी का डिपेंड करते हैं कि मनी की सप्लाई को, क्वांटिटी को कैसे इंक्रीज या डिक्रीज किया जाता है। पहले हम किसके बारे में बात करते हैं, रिजर्व रेशियोज की। जो रिजर्व रेशियो होती है, पहली कौन सी है, कैश रिजर्व रेशियो, सेकंड कौन सी है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब देखो कैश रिजर्व रेशियो क्या है, CRR is that portion of the bank's net demand and time liability that it has to keep as cash deposit with the bank। आपको एक चीज याद रखनी है, ये जो CRR, सबसे पहली बात होता क्या है, CRR होता है कि सपोज के बैंक के पास कितना पैसा है, 100 रुपीज। ठीक है, और 100 रुपीज उसने कहां से लिया हुआ है, लोगों से। उसने क्या किया है, लोगों ने इन्वेस्टमेंट मतलब उनको जमा कराया हुआ है कहाँ पे, बैंक में। अब 100 रुपीज उन्होंने जमा कराया हुए, तो ये बैंक के लिए क्या होगी, लाइबिलिटी होगी। क्यों, क्योंकि बैंक को कभी ना कभी ये वापस उनको पैसे क्या कर रहे हैं, वापस कर रहे हैं। तो इस 100 रुपीज में से ना एक परसेंटेज होती है,
अभी आपको ये दिमाग में रखना पड़ेगा क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है कि करंट CRR क्या चल रहा है, इस टाइम क्या चल रहा है 4.5%। इसका मतलब क्या है कि आप बैंक के पास जो 100 रुपीज है जो उन्होंने लोगों से लिया हुआ है उसका 4.5% उसको क्या करना पड़ेगा, RBI के पास रखाना पड़ेगा। RBI के पास ऐसा नहीं है कि आप अपने पास रखोगे, RBI का अपना जो प्रेमिसिस है उसकी अपनी जो बिल्डिंग है RBI को जाके पहुंचाना पड़ेगा वहां पे, उसे हम क्या कहते हैं कैश रिजर्व रेशो। ठीक है, इसको आप यूज नहीं कर सकते हो, इसका आपको बैंक को कोई फायदा नहीं मिलता है, सिर्फ उसको रखाना पड़ता है कहां पे RBI के पास, ना इसको इसका इंटरेस्ट मिलता है, कुछ नहीं मिलता, सिर्फ वो क्या करता है RBI के पास रख के आ जाता है। दिस पोर्शन ऑफ स्पेसिफाइड बाय RBI कुड चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम, और ऑब्वियस सी बात है RBI इसको चेंज भी कर सकता है। चेंज क्यों करेगा, अभी हमने बात की कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी की और एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी की। अगर उसको कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी लानी है तो वो इसी को चेंज करके ना 5% पे ले जा सकता है, या इसी को चेंज करके 6% पे ले जा सकता है। क्यों, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जितना ज्यादा इसकी परसेंटेज बढ़ेगी, CRR जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना कम पैसा बचेगा किसके पास, बैंक के पास। किसको देने के लिए, लोगों को लोन देने के लिए। ठीक है, सिंपल सी बात। तो हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्शन मॉनेटरी पॉलिसी। बट अगर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा कंट्रोल में है, साथ ही साथ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, हम डिप्रेशनरी फेज की तरफ जा रहे हैं, तो RBI को लगेगा मुझे क्या करनी है, मनी सप्लाई इंक्रीज करनी है, तो RBI से डिक्रीज करके कितनी कर देगा, 3% पे लेके आ जाएगा, 4% पे लेके आ जाएगा। क्यों, क्योंकि अब बैंक के पास एक्स्ट्रा मनी बच जाएगी लोगों को देने के लिए, बैंक को लोन देने के लिए, लोगों को लोन देने के लिए, किसी चीज को भी करने के लिए। इन एन इंक्रीज इन CRR वुड स्टक आउट द मनी फ्रॉम द बैंक। ऑब्वियसली बात है जितना हम ज्यादा CRR इंक्रीज करेंगे उतना ज्यादा जो अमाउंट है बैंक से वो किसके पास चला जाएगा, RBI के पास। तो मार्केट को देने के लिए नहीं बचेगा पैसा, जब मार्केट को देने के लिए पैसा नहीं बचेगा तो ऑब्वियसली बात है बैंक रेट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, इंक्रीज जाएंगे। जब बैंक रेट देने के लिए इंक्रीज जाएंगे तो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, वाइल डिक्रीजिंग 1% वुड पुट द अमाउंट, ऑब्वियसली बात है कि हम क्या कर रहे हैं CRR इंक्रीज कर रहे हैं तो इन्फ्लेशन क्या हो रही है, डिक्रीज। CRR को हम कम कर रहे हैं, इन्फ्लेशन क्या हो रही है। ये कैसे हो गया, CRR हमने इंक्रीज किया, पहले RBI के पास हमने सिर्फ 4% रखाते थे, 5% रखाते, अब हम 6% रखाना शुरू हो गए। तो अब सिर्फ RBI के पास कितना पैसा बचा है, 94% लोन देने के लिए। अभी बेसिकली पूरा 94 भी नहीं होता है, अब हम आगे बात करेंगे बाद में। तो सिर्फ इतना पैसा बचा देने के लिए, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा कि जो बैंक लोन देता है उसके इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। जब इंटरेस्ट बढ़ेगा तो लोग कम पैसा क्या करेंगे, बैंक से लोन लेंगे। जब कम लोन लेंगे तो लोगों का पैसा नहीं बचेगा, जब पैसा नहीं बचेगा तो ऑटोमेटिकली खर्चने के लिए पैसा नहीं होगा, जब खर्चने के लिए पैसा नहीं है तो इन्फ्लेशन ऑटोमेटिक। जब CRR कम किया, बैंक ज्यादा पैसा दे सकता है, और जितना ज्यादा बैंक पैसा दे सकता है वो क्या कर देगा, उतना कम रेट रख लेगा। कौन सा वाला, इंटरेस्ट रेट। क्योंकि बैंक बोल रहा है कि हमारे पास पैसा तो बहुत पड़ा है, थोड़ा इंटरेस्ट कम कर लेते हैं, लोग ज्यादा ले लेंगे, मेरा फायदा है। जब वो इंटरेस्ट रेट कम करेंगे तो ऑटोमेटिकली लोग ज्यादा लेंगे, जितना ज्यादा लोग लेंगे उतना ज्यादा इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा। फिर क्या है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो में क्या, इज दैट प्रोपोर्शन ऑफ द बैंक नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी दैट इट हैज टू मेंटेन एन इन्वेस्टमेंट इन सर्टेन स्पेसिफाइड एसेट इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटी। देखो सेम ही है CRR जैसा, लेकिन SLR में क्या होता है, SLR में उसको क्या करना पड़ता है, 18% अपना जितना भी पैसा उसने लोगों से लिया हुआ है वो क्या करता है, उसको अपने पास सेव करके रखता है। ठीक है, वो RBI को नहीं देगा। और साथ ही साथ एक बात हो याद रखना, ये जो कैश रिजर्वेशन है ये सिर्फ कैश में होता है, लेकिन जो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होती है ना, इसमें ये बैंक क्या खरीद के रखते हैं, ये गोल्ड भी खरीद के रख सकते हैं अपने पास, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अपने पास खरीद के रख सकते हैं, या कैश भी अपने पास रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं अपने पास। 18% ऑफ द मनी वो कहाँ पे जाएगी, बैंक के अपने एक वॉलेट में हमेशा रहेगी। ठीक है, और वहां से ना वो नहीं निकाल सकती, बैंक यहाँ से अपनी मनी बाहर नहीं निकाल सकता, उसको यहाँ पे 18% मनी रखनी ही रखनी पड़ती है। और दिमाग में ये भी रखना कि 4.5% ऑफ मनी कहाँ पे रहती है, कैश रिजर्व रेशियो की, RBI के प्रेमिसिस में, RBI के पास। और किस फॉर्म में रहती है, कैश में। लेकिन स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो में क्या होता है, बैंक की जो मनी है वो बैंक के पास अपनी ही रहती है, 18% होती है, इस टाइम इसका रेट चल रहा है, और उनके अपने वॉलेट में होती है। और किस फॉर्म में होती है, आदर इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, किसी फॉर्म में भी हो सकती है। अब आप बोलोगे कैश में तो रख सकते हैं, कैश में रखेंगे उसका फायदा कोई नहीं है, क्योंकि कैश की वैल्यू दिन ब दिन कम होती जाती है, बट गोल्ड की वैल्यू दिन ब दिन इंक्रीज होती जाती है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी का क्या चक्कर है कि आप 10 साल तक रखोगे तो आपको उसमें इंटरेस्ट मिल जाता है, तभी बैंक ज्यादा प्रेफर करते हैं कि कैश कम रखा जाए। अब आप बोलोगे कैश की वैल्यू कैसे कम होती है, इसलिए कि कल जो चीज हमें
10 साल पहले हमें जो एक पेप्सी की बोतल मिलती थी सिर्फ 10 रुपए की, आज उसी का रेट कितना हो गया, 15 रुपीज़। ऑटोमेटिकली क्या हो गया कि अब पैसे में उतनी वैल्यू नहीं रही है, इसका कहने का मतलब है जो पहले 10 रुपए में आता था अब वो 15 रुपीज़ में आ रहा है। तो ये क्या है हमारी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब देखो ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या हो गया, सिंपल सी बात है, आरबीआई क्या करता है, ये सेल कराता है। कौन सी, अब हमने जो पीछे बात नहीं की क्या, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अब जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अपनी बेचती है वो किसके थ्रू बेचती है, वो बेचती है आरबीआई के थ्रू। अब आरबीआई के थ्रू जब वो बेचती है, क्योंकि आरबीआई क्या करता है, गवर्नमेंट के थ्रू गवर्नमेंट की सिक्योरिटी बेचता है। अब वो बेचता कैसे है, ओपन मार्केट में। तो आपको सिंपल सी बात याद रखनी है जब बात आती है कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस की, तो आपको इतना याद रखना है कि आरबीआई क्या करता है, परचेज एंड सेल ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज बाय आरबीआई इन ओपन मार्केट। ये भी क्या होता है, जितनी ज़्यादा, अब हम मान लेते हैं 2 मिनट के लिए कि मार्केट में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, तो हमने कौन सी मॉनेटरी पॉलिसी लानी है, कॉन्ट्रैक्शनरी, क्योंकि इन्फ्लेशन हमें कम करना है और हमने क्या लानी है, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। तो आरबीआई क्या करेगा, जो उसके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं उनको क्या करना शुरू करना करेगा, सेल करना शुरू करेगा। जब उनको सेल करेगा, सिक्योरिटीज किसके पास आ जाएंगी, मार्केट में, बैंक्स के पास, लोगों के पास। ठीक है, लोगों के पास, पीपल के पास आ जाएगी, बैंक्स और पीपल के पास। लेकिन इनका पैसा कहाँ पे चला जाएगा, आरबीआई के, और आरबीआई के पास ऑटोमेटिकली क्या होगी, पैसे की वैल्यू आ गई। अगर आरबीआई ने की 10,000 करोड़ की सेल की क्या सिक्योरिटीज, और 10,000 करोड़ रुपया अगर इकोनॉमी से निकाल दिया, तो ऑटोमेटिकली 10,000 करोड़ रुपीज हमारे इकोनॉमी से क्या हो गया, ऑटोमेटिकली सक आउट कर दिया, तो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन में कोई ना कोई फर्क पड़ेगा, इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगी, कम हो जाएगी। बट ऑन दी अदर हैंड आरबीआई को करना है, मनी सप्लाई को इंक्रीज करना है। मनी सप्लाई को इंक्रीज कैसे करेगा, बाय करके, जो ऑटोमेटिकली कहाँ पर हैं हमारी, जो ऑलरेडी हमने सेल कर दी हैं, किसने, आरबीआई ने क्या की है, सिक्योरिटी सेल की हुई है मार्केट में, बैंक के पास जो पड़ी है, तो आरबीआई क्या करेगा, उनसे खरीद लेगा। जब उनसे वो खरीदेगा तो मनी किसको प्रोवाइड करेगा, बैंक्स को और पीपल को मनी प्रोवाइड करेगा और उनसे सिक्योरिटीज ले लेगा। तो क्या हो जाएगा, मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी कहाँ पे, मार्केट में। तो इससे क्या हुआ, ये आरबीआई ना मनी सप्लाई इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है, किसकी हेल्प से, ओपन मार्केट ऑपरेशंस की वजह से। ठीक है, दी आरबीआई कैन सेल सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट, कमर्शियल बैंक को कर सकता है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स को कर सकता है। दिस रिड्यूसेस द एग्जिस्टिंग मनी, ठीक है, एंड सप्लाई एज मनी गेट ट्रांसफर फ्रॉम कमर्शियल बैंक टू आरबीआई। कमर्शियल बैंक सब खरीद रहे हैं, आरबीआई के पास भेज रहे हैं, क्या होगी, मनी सप्लाई ऑटोमेटिकली कम हो गई है। When the RBI buys the securities from the commercial bank in the open market, commercial bank sell it and get back the money and they had invested, so the stock of money in the economy increase। तो क्या होगा, जब कमर्शियल बैंक उसको वापस क्या कर देंगे, सेल कर देंगे, तो हो जाएगी। अब हमने पॉलिसी रेट्स के बारे में पढ़ना है, बैंक रेट्स, रेपो रेट्स, रिवर्स रेपो रेट, मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी, लेकिन हमें नेक्स्ट सेशन में करेंगे। ठीक है, थैंक यू।